नमस्कार। अचीव पीसीएस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हालांकि हमने क्लासेस की अनाउंसमेंट काफ़ी पहले कर दी थी और हम क्लासेस काफ़ी देरी से शुरू कर रहे हैं। हालांकि हम डिले नहीं करना चाहते थे, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते थे। और जब बात पढ़ाई की हो तो क्वालिटी हमेशा पहले आती है। पॉलिटी की क्लासेस शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों के लिए सुझाव है कि इस क्लास से पहले इसी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में एक 3 मिनट की वीडियो आपको मिलेगी, जिसमें हमने बताया है कि पॉलिटी को या किसी भी जीएस के सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए और हमारे नोट्स बाकी नोट्स से कैसे अलग होने वाले हैं, यानी कि इनमें क्या ऐसी बात है जो आपको हमसे ही पढ़ना चाहिए। ठीक है। और इन नोट्स को प्रिपेयर करने में काफ़ी समय लगा है। हमने इसमें PYQs, चाहे वो HCS में पूछे जाने वाले हो, UPPCS में पूछे जाने वाले हो, CDS में पूछे जाने वाले हो, या फिर UPSC की किसी भी स्टेट पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए PYQ हमने इसमें ऐड किए हैं। और इसके बाद आपको कोई घटना चक्कर, कोई अलग कोई बुक, कोई PYQ की बुक कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए हमने अपने नोट्स का नाम रखा है अमोघ, क्योंकि ये अचूक हैं। इनको करने के बाद आप एग्जाम में गोला भरने से बिल्कुल नहीं चूकेंगे। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या एग्जाम सिर्फ नॉलेज से निकलता है? जी नहीं। एग्जाम सिर्फ नॉलेज और फैक्ट याद करने से बिल्कुल भी नहीं निकलता। एग्जाम निकलता है हमेशा एप्टीट्यूड से। आपको वो एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है जो एग्जाम निकालने के लिए चाहिए होता है। तो सर वो हो क्यों नहीं पाता? उसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि आपके नोट्स या आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं या जहाँ से भी पढ़ रहे हैं वो उस तरीके से प्रिपेयर ही नहीं है जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सर क्वेश्चन अलग माइंडसेट से आते हैं और हमारा कंटेंट अलग माइंडसेट से होता है। हमें अपने नोट्स को उस तरीके से मेंटेन करना होता है जिस पैटर्न पर PYQ आते हैं, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यही है सर। लेकिन हमारे साथ आपको फैक्ट तो याद होंगे ही होंगे, नॉलेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ के साथ वो क्वेश्चन सोल्व करने का वो एप्टीट्यूड डेवलप हो जाएगा। यानी कि आपको कंटेंट पढ़ते पढ़ते ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है और यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन क्यों बनाएगा। ये दो के आंसर आपको पढ़ते पढ़ते हो जाने चाहिए और जो कि आपको हमारे साथ हो जाएंगे। देखिए, एक मेन बात मैं बता दूं, हम पॉलिटी की 2 क्लासेस लेके आएंगे। पहली क्लासेस होगी जो कि वो थोड़ी बहुत डीप होगी, यानी कि जहां पे थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो 2.0 जो क्लास आएगी वो बिल्कुल रिवीजन मोड में होगी। यानी कि जिस बच्चे ने ये क्लासेस नहीं की होंगी वो बच्चा हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए कोऑर्डिनेट करना। तो मेरा सुझाव होगा कि इन क्लासेस को अच्छे से कीजिए ताकि पेपर से पहले हम एक टॉपिक को मिनिमम 10 से 15 मिनट में कर पाए और एग्जाम से पहले आप इनको 2 से 3 बार कर पाओ और एग्जाम में आप अच्छे से मार्क कर पाओ। चलिए, देखिए, स्टार्टिंग में हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैं उन सब बच्चों को भी टारगेट करूंगा जो शायद पहली बार पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये थोड़ा सा डीप चलेगी, क्लासेस थोड़ा सा स्लो हो सकती है, लेकिन कोशिश हमने फिर भी की है बहुत फास्ट रिवीजन करवाने की, बहुत फास्ट तरीके से क्लासेस को कंप्लीट करने की, टॉपिक को कंप्लीट करने की। बट फिर भी इसके बाद जो 2.0 क्लास आएगी वो बहुत ही फास्ट होगी। तो जिन बच्चों को ये थोड़ा बहुत स्लो लगे वो अपनी स्पीड को 1.5x कर सकते हैं ताकि वो जल्दी से रिवाइज कर सके। चलिए, थोड़ा सा बेसिक करते हैं, उसके बाद हम अपने मेन कोर्स पर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं संविधान है क्या। देखिए, संविधान हमारी एक बुक है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे देश का शासन कैसे चलाया जाएगा, हमारे देश के कानून सब कुछ उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज, इस किताब को पहले बांटा हुआ है पार्ट्स में, यानी कि भाग में। ठीक है सर, क्योंकि मैं आगे यूज करूंगा कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, यानी कि इसको भाग 1, भाग 2, भाग 3 में बांटा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूं सर। ये देखिए, जैसे भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से हमने इसको बांटा हुआ, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2। जैसे पार्ट 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, पार्ट 2 में नागरिकता दी हुई है और पार्ट 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। ऐसे ही एक वर्ड आता है आर्टिकल। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। सर किसी के माइंड में आए कि आर्टिकल अनुच्छेद क्या होता है? ये देखिएगा सर, पार्ट के बाद जो लाइनें लिखी हुई हैं कि आर्टिकल 1 में लिखा है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, आर्टिकल 2 में लिखा है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, आर्टिकल 3, ये सर आपके आर्टिकल हैं। तो आपको ये दोनों चीज़ याद करनी होती है। दोनों चीज़ों को लेके क्वेश्चन बनता है कि भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, और आर्टिकल 6 में क्या, और आर्टिकल 8 में क्या है, आर्टिकल 18 में क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, लेकिन अलग से नहीं करनी है। हम पढ़ते पढ़ते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप पार्ट और आर्टिकल याद कर चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ सर, बेसिक में जो मैं आपको बता दूं, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज आती है, यानी कि पार्ट आपको पता चल गया पार्ट क्या होता है और आर्टिकल का आपको पता चल गया। एक वर्ड आता है सर संविधान संशोधन, यानी कि जो हमारी बुक है संविधान है, इसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, यदि उसमें से किसी चीज़ को डिलीट करना है,
हटाना है या उसका नाम बदलना है, चेंज करना है, इसमें कोई भी बदलाव करना है तो उसको वर्ड नाम दिया जाता है संविधान संशोधन। क्या दिया जाता है? संविधान संशोधन। अब ये होता कैसे है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं एक बार बेसिक से देख लीजिए। देखिए होता क्या है, ये हमारी पार्लियामेंट है सर, राइट। इस पार्लियामेंट में कोई भी मंत्री महोदय जी आते हैं और वो अपने हाथ में एक ऐसे प्रारूप लेके आते हैं जिसको बोला जाता है ड्राफ्ट लेके आते हैं, कोई एक पेज लेके आते हैं जिस पे लिखा होता है हम क्या क्या बदलाव करने वाले हैं, और ये पेज पूरी पार्लियामेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी कि सब उसको पढ़ते हैं। उसके बाद ये उस पर स्पीच देते हैं, बताते हैं कि हम क्या क्या बदलने वाले हैं। तो विधेयक क्या होता है? विधेयक ये पेज होते हैं, इसको बोला जाता है बिल, इसको बोला जाता है विधेयक। उसके बाद क्या होता है, ये विधेयक पार्लियामेंट में सब इस पे वोटिंग करते हैं, और वोटिंग करने के बाद यदि ये पास हो जाता है, और पास होने के बाद यदि राष्ट्रपति जी इस पर अपनी मोहर लगा देते हैं, इस पर अपने साइन कर लेते हैं, तो यही बिल बाद में क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? हम एक्ट बोलते हैं। यानी कि वो बिल जिस पर अभी राष्ट्रपति के साइन नहीं हुए हैं, यानी कि वो पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। और यदि राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं तो हम उसको एक्ट बोलते हैं। चलिए, हमने 5-7 मिनट दी हैं, हम अपनी मेन क्लासेस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और समझनी होंगी जो शायद आपको आगे बीच में समझानी पड़ेंगी। मेरे साथ समझिएगा। ये देखिए, आपके सामने एक वर्ड है समाजवाद। आपको ये समझना है समाजवाद होता क्या है, और ये आगे आपको काम आएगा। देखिए, जो भी उत्पादन के साधन हैं, उत्पादन के साधन क्या है? भूमि, पूंजी, ठीक है। यदि उन पर गवर्नमेंट का राइट है तो वो क्या है? समाजवाद है, राइट। दूसरी चीज, बाजार में जो कोई भी चीज है उसकी कीमत डिसाइड कौन करती है? गवर्नमेंट करती है समाजवाद के अंदर। यानी कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, वो भी कौन डिसाइड करती है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। किस चीज की क्या प्राइस होगा, ये भी कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना नहीं होता, सॉरी, इसका होता है जन कल्याण, जन कल्याण। इसी तरह एक अगली टर्मिनोलॉजी है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। ये क्या होता है सर? जहां उत्पादन के कारकों पर गवर्नमेंट का अधिकार था, वहीं पूंजीवाद में किसका अधिकार होता है? प्राइवेट कंपनियों का होता है, यानी कि निजी क्षेत्र का होता है। यहां कीमत कैसे डिसाइड होती है किसी भी चीज की, कि इसका प्राइस 10 रुपये, इसका 20 रुपये? सर ये डिसाइड होता है बाजार सिद्धांतों के आधार पर। अब किसी के माइंड में आएगा ये बाजार सिद्धांत क्या होते हैं? सर एक सिंपल सी चीज होती है, यदि किसी चीज की डिमांड बढ़ती है, यानी कि मांग बढ़ती है, तो क्या होता है? उस चीज़ का प्राइस भी इंक्रीज हो जाता है। यानी कि आप अपनी कोचिंग के बाहर से निकले, आज था ट्यूसडे, और केले वाला ठेला लगा के रखा था, सभी बच्चों ने डिमांड कर दी, मांग कर दी कि हमें भी केले चाहिए, हमें भी केले चाहिए। और डिमांड को देखते वो क्या बढ़ा देगा? प्राइस बढ़ जाएगा, यही। और पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सर एक ही उद्देश्य होता है, लाभ कमाना, और कुछ नहीं। अब मार्क्सवाद क्या है? मार्क्सवाद को पढ़ते हैं। सर मार्क्सवाद की सिर्फ एक विचारधारा है। मार्क्सवाद क्या है? एक विचारधारा है, और इसको दिया था कार्ल मार्क्स ने। ये क्या कहती है कि पूंजीवादी जो है, पूंजीपति जो हैं, वो जो निम्न वर्ग है, श्रम लेबर क्लास है, उसका शोषण इतना कर रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये जो लो क्लास है, लेबर क्लास है, उठ खड़ी होगी और पूंजीपतियों के खिलाफ क्या कर देगी? क्रांति कर देगी। यानी कि मार्क्सवाद मानता है कि एक ऐसा समय आएगा कि ये मजदूर खड़े हो जाएंगे अपनी मालिकों के खिलाफ, पूंजीपतियों के खिलाफ, और ये क्या कर देंगे? क्रांति कर देंगे। अब आपके सामने आता है साम्यवाद। सर मार्क्सवाद का प्रैक्टिकल रूप ही है साम्यवाद, बस इतनी सी बात है। अब ये चीज़ आपके सामने आएगी, यहाँ से अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर नहीं आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, और यहाँ से हम अपनी प्रस्तावना प्रेमबल की शुरुआत करते हैं। देखिएगा प्रेमबल है क्या। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी जो संविधान बुक है उसके अंदर सामने क्या दिए हुए? इंडेक्स दिए हुए हैं इस तरीके से, ठीक है सर। और जैसे ही इंडेक्स खत्म होते हैं, आपने कई बार अपनी एनसीईआरटी की किताब को भी देखा होगा कि मेन बुक स्टार्ट होने से पहले, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है, भाग 1 स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले एक पेज लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि ये बुक कहाँ से प्रेरणा ली गई है, इसके अंदर क्या लिखा गया है। यानी कि उस बुक की पूरी समरी उस पेज पर लिखी होती है। ऐसे ही हमारे संविधान में, संविधान के स्टार्ट होने से पहले एक पेज लगाया गया है जिसको क्या बोलते हैं? उद्देशिका, यानी कि जिसको बोलते हैं प्रस्तावना, और यानी कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं प्रियम्बल। और इस प्रियम्बल के एक छोटे से पेज से एग्जामिनर आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है और हम बार बार गलती करते हैं। थोड़ा सा यहाँ इसको समझना मुश्किल है, इसलिए मैंने इसी को आपको समझाने के लिए अपने अकॉर्डिंग रखा है ताकि आप आसानी से समझ पाए। चलिए प्रस्तावना की शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे साथ पढ़िएगा। पहली चीज़, आपको चीज़ें याद करनी है, आपको माइंड सेट
डेवलप करना है कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे, और मैं साथ के साथ आपको PYQ भी दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ सर, इस क्लास को करने से पहले आपकी टेबल पर प्रिंटेड नोट्स होने चाहिए, और प्रिंटेड नोट्स नीचे टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप नोट्स को ले सकते हैं, और क्लास करने से पहले आपके पास प्रिंटेड नोट्स होने चाहिए। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, पहले इसको समझते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पार्ट को देखते हैं। देखिए यहां से आपको क्या याद करना है, पहले ये देख लीजिए क्वेश्चन क्या आते हैं, वो माइंडसेट क्या होना चाहिए इसको पढ़ने का। पहला यहां से सीरीज का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सर, पूरी की पूरी संभावना है। यानी कि आपको एग्जामिनर इन वर्डों को देगा और आपको सीरीज लगाने को देगा, वो इनको आगे पीछे करेगा। अगर आपको सीरीज में लगाने हैं तो पहली चीज़ आपको ये सीरीज याद करनी है। अब याद कैसे करनी है, ये मेरे साथ एक ट्रिक देखेगा। SSP साहब, ठीक है सर, SSP साहब गांव में लोगों के घर गए। SSP साहब कहाँ गए, लोगों के घर गए। SSP साहब कहाँ गए, लोगों के घर गए। बस यहीं से ट्रिक निकल जाती है। S फॉर प्रभुत्व संपन्न, S फॉर समाजवादी, P फॉर पंथ निरपेक्ष, और लोगों से निकला लोकतांत्रिक, और घर से निकला गणराज्य। घर से हम बना लेंगे गणराज्य। ये सीरीज आपको याद करनी है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिएगा। प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, मेरे साथ बोलिएगा पंथ निरपेक्ष, मेरे साथ बोलिए लोकतांत्रिक, G फॉर गणराज्य। ऐसे G निकल जाएगा, G फॉर घर हो जाएगा, ये GHAR गणराज्य। याद करिएगा। देखिएगा सर, मेरी क्लास में चीज़ें याद करनी, और याद करने के लिए एक ही शर्त, आपको बोलना ही पड़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। यहाँ से आपको पता है एग्जामिनर क्या पूछेगा, यहाँ से सिर्फ सीरीज लगाने को पूछेगा। ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है सर, वैसे देखा जाए तो। ये क्यों है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा, ये हम आगे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आती है लाइन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, यानी कि कितने न्याय हो गए, 1 सामाजिक, 2 आर्थिक, 3 राजनीतिक, यानी कि कितने न्याय, 3 न्याय। एक क्वेश्चन ये भी आपसे यहां से बन सकता है कि प्रस्तावना के अंदर कितने न्याय की चर्चा की गई है, कितने न्याय की चर्चा की गई है। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा 3, और 3 नहीं सर, कौन कौन से न्याय की चर्चा की गई ये भी याद रखना है। मेरे साथ बोलिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कि इन 3 न्याय की चर्चा की गई है। नेक्स्ट पार्ट, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की। एक क्वेश्चन ये हो गया। 5 में कौन कौन सी है ये भी आपको याद रखना है, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि यहां से आपके 3 क्वेश्चन बन गए हैं। अगला, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि कितने प्रकार की समानता, 2 प्रकार की। कौन कौन सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि अब आपको यहां से ही समझ जाना है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला, कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की। कितने प्रकार की समानता, 2 प्रकार की। कौन कौन से न्याय, मेरे साथ बोलिए एक बार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, विचार करने की, किसी बात को सोचने की, उस पर विचार करने की, उसको अभिव्यक्त करने की, यानी कि आप किसी को बता सकते हो, कैसे भी, किसी भी फॉर्म में, लिखकर, अखबार में, फेसबुक पे, कहीं भी अभिव्यक्त कर सकते हो। विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि हम पूजा पाठ अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये 5 प्रकार की। और समानता कितनी, 2। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि बंधुता कितनी है सर, 1। और कौन सी है, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ध्यान दीजिएगा यहां पे, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। अगर कभी एग्जामिनर आपसे स्टेटमेंट बनाए तो ये याद रखेगा, बंधुता कौन सी है, केवल वो बंधुता जो एकता और अखंडता को सुनिश्चित करे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपको ये डेट याद रखनी है, कब, 26 नवंबर 1949 को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं, और यही हो जाती है हमारी प्रस्तावना। और यहां से जिस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब मैं आपको कुछ PYQ दिखाता हूं ताकि आपको रहे कि हमने सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं इन PYQ को सोल्व नहीं करवाऊंगा बिल्कुल भी, मैं आपको समय दूंगा, या फिर आप एक काम कीजिएगा, वीडियो को रोककर और इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिएगा, मैं बस बता दे रहा हूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
उल्लिखित सभी सही क्रम कौन सा है, यानी कि आपसे सही क्रम पूछा। और मैंने आपको क्या बताया था, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये देखिएगा RO 2023 हिमाचल प्रदेश PCS। सर मल्टीपल्स एग्जाम में ये इस फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है। अब सारे क्वेश्चन तो मैं लगा नहीं सकता, आप इसको सोल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया, ये देखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, याद रखिएगा यही है हमारी बंधुता। ये देखिएगा सर क्वेश्चन, अब आपको याद रखना चाहिए कौन 3 था, कौन 5 था, कौन 2 था, कौन 1 था। ये क्वेश्चन यहां से UPPSC 2018। उल्लिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। अब मैंने आपको बताया था कौन कौन से न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो देखिएगा कौन से न्याय इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय, ये देखिएगा सर, अगर न्याय को लेकर क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी बन सकता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की समानता, ये क्वेश्चन भी आपसे बन सकता है, ये आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की, सर क्वेश्चन वही है, बस लैंग्वेज बदल रही है। आपको यही माइंडसेट डेवलप करना है। आपको एक बार बेसिक इतने अच्छे से कर लेना है कि क्वेश्चन कैसे भी घूमे। देखिएगा सर, यहीं वो बात पूछने की कोशिश की गई थी, यहीं पूछिए कितने प्रकार के न्याय, बताइएगा कौन सा इसमें से, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है। UPPCS 2021। आगे हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं। उद्देश्य संकल्प पर आधारित प्रस्तुत स्वीकार। मैं क्या बताना चाह रहा हूं सर, ये उद्देशिका आई कहां से, इसका सोर्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। देखिएगा सर, इसको हम अगले चैप्टर में बाद में जब हम संविधान के चरण पढ़ेंगे तब हम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं ग्लिम्स के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय 13 दिसंबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है सर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया गया था और संविधान सभा ने इसको किस डेट को, 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया था। और यही बाद में हमारी क्या बन जाती है, प्रस्तावना उद्देशिका। यानी कि प्रस्तावना कहां से आई है, उद्देश्य प्रस्ताव से। कब पेश हुआ था, 13 दिसंबर को। कब एक्सेप्ट हुआ था, 22 जनवरी को। ये डेटा आपको याद रखनी है, एक क्वेश्चन यहां से बन गया। अब बात है सर संकल्पना, यानी कि उद्देशिका होनी चाहिए, ये हमने कहां से लिया, किस संविधान से लिया, अमेरिका से लिया। और किस भाषा में होनी चाहिए, ये हमने कहां से लिया, ऑस्ट्रेलिया से लिया। एक क्वेश्चन यहां से बन गया। ठीक है सर, नेक्स्ट लाइन। आपने शुरुआत में पढ़ा था कि हम भारत के लोग, वो क्या इंडिकेट करता है सर, अगर यहां ये नहीं लिखा गया कि मैं राष्ट्रपति, मैं प्रधानमंत्री, क्या लिखा है सर, हम भारत के लोग। यानी कि सत्ता किसके हाथ में है, पावरफुल कौन है, हम भारत के लोग, यानी कि जनता। यानी कि बस एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। अगर एग्जामिनर पूछे कि सत्ता का स्रोत क्या है, सर जनता। और हमें कैसे पता चला, क्योंकि लिखा है हम भारत के लोग। ये क्वेश्चन देखिएगा सर, यहाँ से भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है। अब सोल्व कीजिए। जिसने अच्छे से पढ़ा है वो 1 सेकंड में बता देगा। कुछ लोग तो, जहां तक मेरी संभावना, लोग लगाएंगे एग्जामिनर में संविधान लगाएंगे सर, बिल्कुल, कि संविधान समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है। लेकिन जिसने प्रस्तावना को पढ़ा है वो बताएगा कि कौन है। दूसरा, सत्ता का स्वरूप क्या है, कैसी होनी चाहिए, जो हमने वर्ड पढ़े वही। संप्रभु होनी चाहिए, यानी कि समाजवादी होनी चाहिए, पंथ निरपेक्ष होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए, गणराज्य होनी चाहिए। हमारी सत्ता का स्वरूप है। यानी कि भारत की राजनीति कैसी हो, भारत की राजनीति ऐसी हो। और उस राजनीति का, उस सत्ता का उद्देश्य क्या हो, सर लोगों को न्याय देना, लोगों को स्वतंत्रता देना, लोगों को समानता देना और लोगों के बीच बंधुता को बढ़ाना। और कौन सी बंधुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक एक वर्ड को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम जब हमारी 2.0 क्लास आएगी, इसका नेक्स्ट वर्जन आएगा, वहां हम इनको डिटेल से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, वहां हम रिवीजन करेंगे। तो एक बार यहीं कर लीजिएगा। देखिए सर, संप्रभुता है क्या। संप्रभुता का मतलब ये है जब कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन खुद ले सके, उसको किसी से पूछना न पड़े, किसी को जवाब न देना पड़े, तो वो देश क्या है, संप्रभु। क्या भारत को अपने अंदर के डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना पड़ता है, किसी से परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं। तो हम क्या है, संप्रभु देश हैं। पहले पॉइंट। एक क्वेश्चन बन सकता है कभी स्टेटमेंट में बना, तो हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, हम UNO के भी सदस्य हैं, तो क्या इनके सदस्य होने की वजह से हमारी संप्रभुता प्रभावित होती है, सर ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं एक सेकंड के लिए बता दूं ये है क्या। देखिए सर, राष्ट्रमंडल क्या है, राष्ट्रमंडल एक संगठन है
स्वैच्छिक है, जिसमें कुछ राष्ट्र शामिल हैं, और ये कौन से राष्ट्र हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे या उससे संबंध रखते थे, वो इसमें शामिल हैं, तो वो राष्ट्रमंडल हो गया। और यूएनओ आपको पता ही है, जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय हमने लीग ऑफ नेशंस बनाया था, ताकि 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं, तीसरा हुआ तो कुछ बचेगा नहीं, तो हमने बनाया लीग ऑफ नेशन, ताकि तीसरा वर्ल्ड वॉर होने से रोका जा सके। लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ और इसी का स्थान भविष्य में यूएनओ ने ले लिया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने ले लिया। हम इसके सदस्य, कैसे हमारी संप्रभुता प्रभावित होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। एक क्वेश्चन यहीं से देखिएगा। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों में बसती है सर संप्रभुता, कहाँ बसती है? भारतीय नागरिकों में। कैसे पता चला? अरे पहली लाइन, हम भारत के लोग, याद है? चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है सर समाजवादी। अब एक चीज देखिएगा, मैंने प्रस्तावना में ये 3 वर्ड अलग से हाईलाइट किए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसका क्या मतलब है सर? जब जिस दिन संविधान लागू हुआ, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को 1950 को संविधान लागू हुआ, उस समय ये प्रस्तावना के अंदर थे नहीं, यानी कि हमने इनको क्या जोड़ा है? बाद में। और जब कोई चीज़ बाद में जोड़ी जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन। और जब कोई चीज़ हटाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? संविधान संशोधन, यानी कि हमने बाद में जोड़े हैं। बाद में जोड़े हैं तो संविधान संशोधन था, कौन से नंबर का था? 42वें नंबर का। तो कब किया गया था? 1976 में। तो ये कब जोड़े? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जोड़े गए। अब एक क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए सर, तो क्या पहले हमारे संविधान में समाजवाद जैसा कुछ था या नहीं था? बिल्कुल था सर। जब हम आगे डीपीएसपी पढ़ेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, वहां आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा 36 से 51 में पहले से समाजवाद शामिल था, लेकिन हमने फिर भी एक अलग से वर्ड रख दिया है अपनी उद्देशिका में। नेक्स्ट, अब भारतीय समाजवाद है क्या? क्या ये मार्क्सवाद है? क्या ये साम्यवाद है? बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको जो मैंने बेसिक पढ़ाया था वहाँ पता होना चाहिए, समाजवाद का मतलब क्या है? सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में हो। क्या भारत में सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में है? क्या 100% गवर्नमेंट के हाथ में है? नहीं, तो ये पूर्ण समाजवाद भी नहीं है। क्या सब कुछ निजी के हाथ में है? तो ये पूंजीवाद भी नहीं है। पॉइंट्स, साम्यवाद और मार्क्सवाद तो मतलब ही नहीं बनता फिर। क्यों? मार्क्सवाद क्या था कि एक समय ऐसा आएगा जब यहाँ के जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति कर देंगे। तो हमारा जो समाज है वो तो लोकतांत्रिक समाजवाद से निकटता रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब क्या है? हम लोकतंत्र के तरीके से धीरे धीरे सिस्टमेटिकली समाजवाद लेके आएंगे, लेकिन ये इससे भी भिन्न है, प्रॉपर ये भी नहीं है। तो है क्या? अब मैं आपको बताता हूँ। एक डीएस नायरा केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया था कि हमारे समाजवाद का मतलब क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। पहली चीज, हम आय की असमानता को कम करेंगे। भाई जो लोगों में असमानता है, कोई बहुत अमीर है बहुत गरीब है, हम इसको कम करेंगे, हमारा तो यही समाजवाद है। जीवन स्तर की असमानता को कम करेंगे, यानी कि किसी का जीवन स्तर बहुत अच्छा है, किसी का बहुत खराब है, हम इसको कम करेंगे, हमारा तो यही समाजवाद है। मजदूर और वंचित वर्ग का कल्याण करेंगे और विभिन्न रूपों में मौजूद शोषण समाप्त करेंगे। यानी कि भारत का समाजवाद क्या है? आय की असमानता को कम करना, जीवन स्तर की असमानता को कम करना, मजदूर और वंचितों का कल्याण करना, विभिन्न रूपों में मौजूद शोषण को समाप्त करना। यानी कि मतलब क्या निकलता है इन सब बातों का? इन सब बातों का ये मतलब निकलता है कि नागरिकों को हम जन्म से मृत्यु तक क्या देंगे? सुरक्षा देंगे। यानी कि निष्कर्ष क्या निकला? जो सरकारी नीतियां हैं वो कैसी होनी चाहिए? समानता आधारित होनी चाहिए और वंचितों के पक्ष में होनी चाहिए, तभी तो हम वंचित वर्ग और मजदूर वर्ग को कल्याण कर पाएंगे। तो सरकारी नीतियां कैसी होंगी? समानता आधारित होंगी। हाँ, यही हमारा समाजवाद है। पूंजीवाद, क्या हम पूंजीवाद के विरोधी हैं? कहीं भी लगा आपको पढ़कर हम पूंजीवाद के विरोधी नहीं। सार्वजनिक और निजी एक साथ पाया जाता है, ना तो पूरा सार्वजनिक होगा ना पूरा निजी होगा, प्राइवेट होगा, एक साथ चलेंगे, ये एक चीज़ है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिएगा क्या बनाया है एग्जामिनर ने। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? साम्यवादी, कल्याणकारी राज्य, समाजवादी, राजनीतिक समानता। अब आपको बेस्ट चूज करना है, यहाँ से बेस्ट चूज आंसर क्या है? सर हमने ये तो पता, हम साम्यवादी तो नहीं है क्योंकि सर ने पढ़ाया था, तो ये गलत हुआ। ठीक है, समाजवादी कल्याणकारी राज्य, कल्याण करेगी ना जन सरकार, तो हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संप्रभु है? अब आपने पढ़ा है प्रस्तावना को, क्वेश्चन पढ़िएगा, सोल्व कीजिएगा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या फिर हम भारत के लोग, यूपीपीसीएस 2000 में संप्रभु कौन है? एक क्वेश्चन और देखिएगा, निम्न शब्दों में विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, पथ निरपेक्ष। वही क्रम के अनुसार लगाइए, मैंने आपको बताया था ना सीरीज का क्वेश्चन आएगा, ये देखिएगा सीरीज का क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट है सर। हम गलत दिशा में तो ना पढ़ाएंगे और ना आपको चलने देंगे, जो हमसे जुड़ के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ निरपेक्षता, ये भी हमने कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा? 42 में। ये सर मूल संरचना का भाग है। एक सेकंड के लिए हम हट के कुछ चीज पढ़ लेते हैं ताकि समझ आ जाएगी। देखिएगा,
जब भी संसद को नीड पड़ती है वो संविधान में क्या करती है, संशोधन करती है, बदलाव करती है। अब वो बदलाव सही है, संविधान के अनुरूप है या नहीं है, ये कौन चेक करता है? सर हमारी न्यायपालिका, हमारी सुप्रीम कोर्ट चेक करती है। सही बात है सर, दोनों के बीच विवाद हो रहा था कहीं ना कहीं, ये संशोधन कर दे रहे थे और ये उसको गलत कर दे रहे थे। तो एक केस आता है 1973 में, और केस का नाम इंपॉर्टेंट है सर, केशवानंद भारती केस। इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है ठीक है आप संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकते हो, लेकिन कहाँ नहीं कर सकते, उसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकते। संविधान की जो जो पार्ट मूल संरचना में आता आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। सर नहीं आया होगा समझ में। एग्जाम्पल के तौर पर, आप स्कूल में सिक लीव की एप्लीकेशन देते हो, ठीक है, सिक लीव की एप्लीकेशन दी, आपके दोस्त ने कहा इसमें तो बहुत गलतियां हैं, इसमें संशोधन करना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है संशोधन कर दो, लेकिन इसकी आत्मा, इसका मूल संरचना जो मेन पार्ट होता है वो मत बदल देना, कभी सिक लीव को अर्जेंट पीस ऑफ वर्क बना दो, ऐसा मत कर देना। यही हमारी सुप्रीम कोर्ट कहती है, आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन मूल संरचना में नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता को क्या घोषित कर दिया है, मूल संरचना, और जो जो पार्ट मूल संरचना है संसद उसमें बदलाव नहीं कर सकती। चलिए, पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? सर पंथ निरपेक्षता का मतलब सिंपल सी एक बात होती है, उस देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए, धर्म के आधार पर वहाँ भेदभाव नहीं होना चाहिए, और सभी को अपने हिसाब से अपना धर्म चुनने का अधिकार होना चाहिए। एक बार गौर से देखो, क्या भारत में तीनों हैं? हाँ, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, ठीक है, डन। धार्मिक स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, भाई तुम अपना धर्म अपनाने के लिए स्वतंत्र हो, ईसाई बनो, मुस्लिम बनो, हिंदू बनो, जो बनो बनो, ठीक है। समानता का अधिकार है, यानी कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा कि भाई मुस्लिम को ये सुविधाएं मिलेगी, हिंदू को ये मिलेगी, ईसाई को नहीं होगा, तो ये भी है। तो भारत क्या हुआ, पंथ निरपेक्ष हुआ। देखिए हम एक बात कहता हूँ, दूसरे देशों में कई जगह पंथ निरपेक्षता का मतलब नेगेटिव लिया जाता है, लेकिन भारत में क्या है, पॉजिटिव। वहाँ नेगेटिव का मतलब क्या है, वहाँ पंथ निरपेक्षता का, सेकुलरिज्म का मतलब है कि पूरे देश में कोई धार्मिक कार्य होगा ही नहीं, कोई पूजा पाठ, कोई प्रैक्टिस होगी ही नहीं, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस ही नहीं होगी। लेकिन भारत में इसका अर्थ पॉजिटिव है, यहाँ है कि जनता करे, कोई भी धर्म अपनाए, लेकिन देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, हम किसी को फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है सर लोकतंत्र। सर कोशिश करेंगे हम 40 मिनट से पहले इसको खत्म कर लें, चलिएगा। लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, यानी कि लोग खुद पर ही जब शासन करते हैं, यानी कि लोग अपने जब डिसीजंस, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, अपने नियम खुद बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। सर अब ये दो तरीके से हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। पहला डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष। सर वो कैसे, प्रत्यक्ष कैसे, डायरेक्ट कैसे, वो भी अभी समझेंगे। और दूसरा क्या हो सकता है सर, इनडायरेक्ट, यानी कि अप्रत्यक्ष। अब दोनों समझते हैं। सर प्रत्यक्ष क्या होता है, मान लीजिए आपके घर में 20-25 गांव हैं, आपके गांव में 20-25 घर हैं, कोई डिसीजन लेना होता है, सभी एक चौपाल में इकट्ठे होते हैं और अपने अपने हाथ खड़े करके डन 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 डिसीजन ले लिया जाता, गांव में ये चीज़ ऐसे होगी। सर जब उसी गांव में 1500 घर हो गए, सभी एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, कोई जॉब पे, कोई कुछ है, कोई कुछ है, तो लोग क्या करते हैं, वोट डाल के अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, और वो प्रतिनिधि उनके बिहाफ पे क्या लेता है, डिसीजन लेता है। तो इसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट तरीके से। तो लोकतंत्र कितने प्रकार के हुए, जब जनता स्वयं शासन करती है तो प्रत्यक्ष हुआ, और जब प्रतिनिधि के माध्यम से करती है तो अप्रत्यक्ष हुआ। अब प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का होता है, संसदीय लोकतंत्र, सॉरी अप्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है, संसदीय और अध्यक्षात्मक। ये हम अपना जब संविधान का पहला पार्ट पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली, वहाँ हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अभी नहीं छेड़ रहे हैं। अभी बस हम एक चीज़ देखेंगे कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके कुछ उपकरण हैं, ये एक बार समझ लीजिए। उपकरण एग्जाम में पूछा जाएगा कि जनमत संग्रह क्या होता है। जनमत संग्रह का मतलब क्या है, कोई भी बात है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी नियम बनाना है, कोई भी विधान बनाना है, जनता से डायरेक्ट पूछा जाता है। सर एज्यूम कीजिए जैसे सिंगापुर है, सब एजुकेटेड हैं, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, यहाँ से संसद से जाएगा सबके मोबाइल फ़ोन में कि ये डिसीजन लिया जा रहा है, क्या आप पास करते हो, फेल करते हो, कुछ लोग डन करेंगे, कुछ लोग नो करेंगे। यानी कि वो कैसे हुआ सर, जनमत संग्रह, सभी ने अपने वोटों के द्वारा क्या दी, राय दी, तो वो क्या हो गया, जनमत संग्रह। ये कैसे होगा, ये प्रत्यक्ष में हो सकता है, ठीक है सर। चलिए दूसरा पहल। पहल क्या होता है, लोग भी खुद से विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
क्या आप भारत में खुद से प्रस्तुत कर सकते हो? नहीं, केवल कोई मंत्री, कोई जो संसद का सदस्य है वही प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लोग खुद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि पहल किसने की? लोगों ने की। नियम बनाने की, कोई कानून बनाने की, किसी कानून की नीड है तो पहल भी क्या हो गया? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोग खुद से राय दे रहे हैं, खुद से पहल कर रहे हैं कोई कानून बनाने की। वापस बुलाना, सर प्रतिनिधि को चुन के भेजा कहीं पे, वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, हम वापस बुला रहे हैं, भाई इसको हटाओ। तो ये क्या हो गया? वापस बुलाना। तीसरा हो गया सर जनमत। सार्वजनिक महत्व विषय पर जनता से राय। कोई सार्वजनिक महत्व का विषय है, वो इंपॉर्टेंट है, यदि उस पर जनता से राय ली जाती है तो वो भी क्या हो गया सर? प्रत्यक्ष का हो गया। सर आपको ये याद रखना है, एग्जामिनर यहाँ से बनाएगा निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण नहीं है या कौन सा है, तो आपको ये याद होनी चाहिए, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट वर्ड है गणराज्य। गणराज्य मतलब राज्य का प्रमुख। राज्य का जब प्रमुख होता है, जो हेड होता है, हमारे यहाँ कौन है? पीओआई यानी कि राष्ट्रपति महोदय जी हैं, और दूसरे कौन हैं? हमारे प्रधानमंत्री हैं। सर एक हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि एक हमारा कार्यकारी प्रमुख है और एक हमारा संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन हमारे हेड कौन है? राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी। एक चीज़ सोचो, क्या ये मनोनीत है? क्या ये वंशानुगत है? क्या ऐसा है राजा का बेटा प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री? क्या ऐसा है राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति? नहीं, ये सब क्या हैं? निर्वाचित हैं। और जब देश का प्रमुख यानी कि किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख है वो निर्वाचित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? गणराज्य। तो भारत क्या हुआ? गणराज्य। अब ब्रिटेन में देखते हैं। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, यानी कि लोगों का शासन तो है। हमारे यहाँ भी लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष तरीके से है। लेकिन हमारे यहाँ गणराज्य है और ब्रिटेन में क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। वहाँ पे गणराज्य नहीं है। क्यों? वहाँ पे राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, यानी कि राष्ट्र का जो प्रमुख है, जो हेड है, वो वंशानुगत है। जब वो निर्वाचित हो तो वो क्या होगा? गणराज्य होगा। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट। सर एक क्वेश्चन छूट गया शायद, ये देखिएगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? आप पढ़िएगा और बेस्ट आंसर चूज कीजिएगा। सर नेक्स्ट वर्ड आता है न्याय। हमने कितने प्रकार के न्याय की बात की है? सर 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सर यहाँ न्याय का मतलब क्या है? क्या यहाँ न्याय का मतलब वो न्याय जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ न्याय का मतलब क्या है? वितरण न्याय। न्याय का मतलब क्या है? वितरण न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन न्याय तरीके से होना चाहिए। देखो सर, 2 बात है। तुम 3 भाई हो घर में, ठीक है, घर में 4 से 5 टॉफी आई और तुम कह रहे हो कि इनका सबको बराबर बांटो, ये डिस्ट्रीब्यूशन न्याय है, हमें न्याय चाहिए, बराबर तरीके से बांटो। तो यही बात है कि देश के जो आर्थिक संसाधन है, ये क्या हो गया, सॉरी सर 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। सर अगर आप लोगों को लगे कि स्पीड बहुत ज़्यादा है पढ़ाने की, तो हम अगली क्लासेस में स्लो कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, और यदि जिसको ये भी स्लो लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। चलिए सर, न्याय का मतलब क्या है? न्याय का मतलब है वितरण न्याय, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि देश के जो आर्थिक संसाधन हैं, देश की जो राजनीतिक शक्ति है, देश में जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, वो जनता के बीच न्यायपूर्ण तरीके से वितरण हो। यानी कि ऐसा नहीं हो सारे राजनीतिक अधिकार कुछ ही लोगों को दे दिए, बस वही राजनीति में जा सकते हैं। सारी सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ लोगों को दे दी, बस समाज में ही नहीं की वैल्यू है। नहीं, वो समाज में बराबर तरीके से बटे। और हम इस सामाजिक न्याय की, यानी कि हमारे न्याय का मतलब ये है। 3 प्रकार के हैं सामाजिक न्याय, यानी कि जाति रंग भेद के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए किसी को, भाई कोई विशेष हो गया समाज में, नहीं, सब बराबर हैं। पिछड़े वर्गों या महिला की स्थिति में सुधार करना, यानी कि इनको बराबर लाना चाहिए, ये हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय मतलब जो भी उत्पादन के आधार हैं, यानी आर्थिक संसाधन हैं, वो भेदभाव तरीके से नहीं बटे हों, यानी कि सब में बराबर बटे हों, सबको कमाने का हक हो। धन और संपत्ति में समानताओं का उन्मूलन करना, आर्थिक न्याय। और राजनीतिक शक्ति न्यायपूर्ण तरीके से बटी हो, समान राजनीतिक अधिकार हो, ये हो गया हमारा राजनीतिक न्याय। और यहाँ से कुछ क्वेश्चन बना है, आपके शायद आगे होंगे क्वेश्चन, अभी देखेंगे। सर अगला वर्ड आता है स्वतंत्रता। बहुत ईजी वर्ड है। पहला क्वेश्चन बनेगा, ये आदर्श आया कहाँ से? सर फ्रांसीसी क्रांति से, बस याद कर लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इतना याद कर लीजिए। स्वतंत्रता हमने लिया कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति से। लेकिन वैचारिक प्रभाव इस पर किसका है? अमेरिका का। अब स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों की गतिविधि पर रोक नहीं होनी चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत विकास के समान अवसर होने चाहिए, उनकी गतिविधि पर कोई रोक नहीं, ठीक है।
वो अपने हिसाब से अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, कोई नहीं है। सर कितने प्रकार की थी? क्वेश्चन मेन 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार करने की, यानी कि आप चिंतन और विवेचन कर सकते हैं, किसी के सोचने पर कोई पाबंदी नहीं है। अभिव्यक्ति, यानी कि उसके विचार प्रकट करने पर कोई पाबंदी नहीं है, करो, लिखो, अखबार में लिखो, किताबों में लिखो, जहाँ लिखो। विश्वास, यानी कि किसी भी विचारधारा को मानो, बौद्ध धर्म को मानो, जैन धर्म को मानो, आर्य समाज को मानो, कोई दिक्कत नहीं। धर्म, यानी कि किसी को भी धर्म अपना लो अपना, और कोई भी पूजा करो, आप जोत लगाइए, अगरबत्ती लगाइए, नमाज पढ़िए, कोई परेशानी नहीं है, कोई परहेज नहीं है, यानी कि आपको ये स्वतंत्रता दी गई है। अब एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना देता है कि इनमें से एक हटा देगा और इसकी जगह कुछ और लिख देगा, खत्म बात, गया क्वेश्चन। सर ये आपको याद क्या करना है, मैं बता के चल रहा हूँ सर, आपको ये याद रखना है, राइट। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि उद्देशिका में स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है, यानी कि उद्देशिका में तो हमें बता दिया है कि हमें क्या है, स्वतंत्रता, लेकिन जब आगे मौलिक अधिकार पढ़ेंगे वहाँ हमें पता चलेगा ये निरपेक्ष नहीं है, यानी कि इस पर कुछ पाबंदियाँ नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता है तो अब है, नहीं सर, कुछ लॉजिकल रीजंस हैं, जैसे कि देश की अखंडता को खतरा हो तो वहाँ आपकी स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से। चलिए सर, समानता, समानता कौन सी? 2 प्रकार की मेन क्वेश्चन, कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की समानता, यानी कि समाज में व्यक्ति का स्थान उसके धर्म, उसके लिंग से निर्धारित नहीं होगा। इसका भी मतलब क्या हुआ? विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए समाज में, भाई किसी को विशिष्ट अधिकार नहीं होने चाहिए, सब बराबर हैं। अवसर की समानता, यानी कि विकसित होने के समान अवसर प्रदान करने चाहिए। सर ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको रख लीजिएगा, जब अगले चैप्टर हो जाएंगे तब आपको ये समझ आएगा। सर व्यक्ति की गरिमा का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। एकता का मतलब एक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, यानी कि नागरिकों में एक होने की भावना होनी चाहिए कि भारत एक है, यानी कि कोई संप्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसकी चुनौतियां, एकता नहीं आने देते। अखंडता भौगोलिक संकल्पना है, यानी कि पूरा भारत एक है, इसका एक टुकड़ा भी इससे अलग नहीं हो सकता, अखंडता। और इन दोनों को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी कि ऐसी बंधुता, ऐसा भाईचारा होना चाहिए जो अखंडता को भी बढ़ाए और जो एकता को भी बढ़ाए, बस यही है। यानी कि राष्ट्र विरोधी बंधुता नहीं होनी चाहिए, यानी कि भाईचारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब लोग मिलकर, पूरा एक स्टेट मिलकर हम भाईचारे के नाम पे अलग हो रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई भाईचारा नहीं जो देश को अलग, एकता को खतरा पैदा करे, ठीक है, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब जो मेन क्वेश्चन बनता है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? सर ये हमारे लिए भी समस्या थी और उस समय सुप्रीम कोर्ट और संसद के लिए भी समस्या थी। क्यों? यदि अंग होगा तो संशोधनीय होगा, यानी कि ये यदि संविधान का पार्ट है, क्योंकि सर समस्या क्या है, पहले आपके संविधान में इंडेक्स दिया है, उसके बाद आपका संविधान स्टार्ट होता है, उससे पहले एक पेज लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। अगर ये इस संविधान का पार्ट है तो संशोधन भी हो सकता है। क्यों? संसद संविधान में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसका आर्टिकल क्या है सर? 368, राइट, ठीक है। अब इसको लेके कुछ केस हुए जो मैंने आपको बताए थे। पहला क्या होता है, 1950, 1960, 1973, बस ये याद रखिएगा। क्या मेरे साथ बोलिए? 1950, 1960 और 73, एक बार फिर बोलिए, 50, 60, 73, नहीं याद होगा, गड़बड़ होगी पेपर में, दोबारा बोलिए, 50, 60, 73, याद हुआ? 50, 60, 73। सर पहले थे गोपाल, फिर बेरूबारी, फिर केशवानंद। मेरे साथ समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर बेरूबारी को याद कर लीजिए, सबसे पहले गोपाल आए या केशव आए? सोचो, सबसे पहले उनको गोपाल ही तो कहा गया था, लड्डू गोपाल, और बड़े होने पे क्या उनको बोला गया? केशव, यानी कि गोपाल और केशव के बीच में आ गया बेरूबारी, याद हो गया। 50, 10 साल बाद 60, 73, पहले गोपाल थे, फिर बेरूबारी, और फिर बड़े होके वो क्या हो गए? केशवानंद भारती। यानी कि गोपालनाथवाद में तो सुप्रीम कोर्ट कहती है भाग नहीं है, भाग नहीं है तो परिवर्तनीय भी नहीं है और शक्ति स्रोत भी नहीं है। बेरूबारू में कहती है कि भाग अब भी नहीं है, हाँ मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है कि हमें दिशा दिखा सकता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए, यानी कि सत्ता का स्रोत क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, यानी कि न्याय देना, जन कल्याण करना, समानता को बढ़ावा देना, ये सब होना चाहिए, तो यानी कि मार्गदर्शक सिद्धांत हो सकता है। अब आता है केशवानंद भारती केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है भाग है, और अभी मैंने आपको बताया था यदि भाग है तो क्या है? संशोधनीय है, इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ पे दे दिया गया मूल ढांचे का सिद्धांत, यानी कि यदि जो चीज़ मूल ढांचा होगी उसमें संशोधन नहीं हो सकता। और वहाँ हमने क्या पढ़ा था? पंथ निरपेक्षता किसका पार्ट है? मूल संरचना का, यानी कि उसमें संशोधन नहीं हो सकता, उस वर्ड को संसद चाहकर भी नहीं हटा सकती। क्यों? मूल ढांचे का सिद्धांत है। अब एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा, मूल ढांचे का सिद्धांत कौन से केस में आया? केशवानंद भारती। कब आया? 1973।
उसके बाद एक केस हो रहा था मिनर्वा मिल्स, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि केशवानंद को रिपीट ही किया था सर। इसके बाद कुछ बदला नहीं है। बम्बई और यूनियन ऑफ इंडिया का बात थी, इसमें भी कुछ नहीं बदला, सेम ही था। LIC में भी सेम ही था, लेकिन इसको आंतरिक किस्सा बोल दिया गया एक अलग से वर्ड। या वर्तमान स्थिति क्या, प्रेजेंट में क्या है। संविधान का अंग है, बिल्कुल है। संशोधनीय है, संसद संशोधन कर सकती है, बदल सकती है किसी चीज़ को, जी हाँ, लेकिन क्या नहीं बदल सकती, जो मूल संरचना का पार्ट है। सर ये कौन से केस में आया, केशवानंद केस में आया। कब आया, 1973 में आया, इतना ही पढ़ना है। यदि मूल ढांचा संशोधन नहीं होगा, परिवर्तनीय नहीं है। परिवर्तनीय का मतलब क्या है सर, कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। तो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि सरकार प्रस्तावना को लागू नहीं कर रही है, नहीं, उसको फोर्सफुली लागू नहीं करवाया जा सकता, ठीक है, वो परिवर्तनीय नहीं है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। सर क्या संशोधन हुआ है, तब से कह रहे हो संशोधन कर सकती है, हाँ। कितनी बार हुआ है, एक बार। सर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितनी बार हुआ है, एक बार। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ, 1976 में। कौन से सब जोड़े गए, समाजवादी। पढ़ाना समाजवादी क्या है, आय की असमानता को कम करना, समझ गए। पथ निरपेक्षता, कोई राजकीय धर्म नहीं होना चाहिए। अखंडता यानी कि भौगोलिक संकल्पना है कि भारत का एक पार्ट भी इससे अलग नहीं हो सकता। और एक बार संशोधन हुआ है। और ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे सामने, ये देखिएगा। सर मैं क्वेश्चन जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, क्लास का समय ज़्यादा हो गया था। कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अब क्वेश्चन देखिएगा। सर देव क्या पढ़ा था, ऐसा कुछ क्या पढ़ा था, केशवानंद भारती। सर इन दो में गड़बड़ हो सकती है, बेरूबारी और केशवानंद में, लेकिन याद रखिएगा पार्ट किस में माना था, केशवानंद में, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, भाग नहीं था। बेरूबारी में कहा था भाग नहीं है, ये देखिएगा, बेरूबारी में कहा था भाग नहीं है, इसमें तो मान लिया था। सर बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, आपको यहीं से प्रैक्टिस करनी है सर, यही माइंड सेट है, सॉरी, जो एग्जाम निकलवाता है, और कुछ नहीं है सर। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत, यानी कि देखिएगा सर, बेसिक स्ट्रक्चर कौन से में आया, शंकरी प्रसाद में आया था क्या, किस में आया था क्या। सर बहुत सिंपल है, MPPCS 2025, ये तो 2 बार आया सर पेपर में। अगला क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था। सर कब, 26 नवंबर 1949 को। मैंने क्या कहा था, 3 शब्द बाद में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था, सर बोलिए मेरे साथ, 42वां संविधान संशोधन था। कौन से सब जोड़े गए थे, 3। कौन कौन से थे, नॉन रिलीजियस को ही लिखा सर, पथ निरपेक्षता, समाजवादी, कौन से थे, लगाइए टिक। सर मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा सर, इतना पढ़ाने के बाद भी यदि आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे तो मतलब एक ही है, दोबारा से वीडियो देखिए। स्पून फीडिंग नहीं है सर, मैं टिक करवाता चलो आप खुश हो जाएंगे। सर खुद का माइंड ही नहीं लगा तो फायदा ही नहीं है। सर 1975 में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। अब सोचो 1975 में सम्मिलित नहीं था, क्यों, हमने शब्द कब जोड़े थे, 1976 में। अब सोचो कौन इसमें नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, MPPCS परी में पूछा गया था, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। मैं बस पढ़ के बताऊंगा सर। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष 1950 में संविधान के अंग थे। सर कब जोड़े थे, 1976 में। कौन सा था, 42वां। कितने वर्ड थे, 3। पंथ निरपेक्ष, बोलिए, समाजवादी और अखंडता। तो समाजवादी 1950 में कैसे हो गया, जब जोड़ा 1976 में गया। अब पढ़िए सर आगे क्या उत्तर ठीक होगा, चलिएगा आगे। और कोई क्वेश्चन है, हाँ सर, कुछ संबंधित तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ से एक ट्रिक बता दे रहा हूँ सर, यदि किसी को न्याय नहीं मिलता वो क्या हो जाता है, वो रूस जाता है। तो याद रखिएगा, न्याय कहाँ से लिया, रूसी क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया, रूसी क्रांति थे। बाकी जो बचा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता लगा देना, फ्रांसीसी क्रांति, सोचना ही नहीं है। इतना याद रखना, जिसको न्याय नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, रूस जाएगा। तो न्याय रूस से है, बाकी छोड़ो। संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंब होता है, किसमें होता है, प्रस्तावना में। यानी कि मैंने आपको बताया था ना, जब आप किताब खोलते हो और जो पहला पेज होता है वहाँ लिखा होता है कि इसके अंदर क्या है, यानी कि आपको वो पढ़ के ही समझ आता है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। तो मत प्रतिबिंब होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। संविधान को आदेशित किसने किया है, भारत के लोगों ने, यानी कि हम भारत के लोग, कोई दिक्कत है नहीं। सर प्रस्तावना जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा शामिल है उनकी व्याख्या कहीं और की गई है, क्योंकि इसमें तो बस वर्ड लिखे हुए हैं। तो सर ये व्याख्या आपने कहाँ से पढ़ा दी, इतना डीप, ये आपने कैसे बता दिया। सर इनकी व्याख्या के कहाँ दी हुई है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इनकी व्याख्या दी हुई है मौलिक अधिकार में, DPS में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। मैंने वो पढ़े हैं तो मैंने आपको पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ वर्ड दिए हुए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। निरूपण हुआ है सर, सर ये जब आप बिल्कुल पढ़ लोगे तब आपको समझ आएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज़
मौलिक अधिकार, डीपीएसपी पढ़ लोगे तब समझ आएगा। तो जो पोर्शन मैंने सोचा है, यानी कि जो मैंने छोड़ा है, सॉरी, वो आपको एफआर पढ़ने के बाद, मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद, डीपीएसपी पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और यहीं पे हमारी क्लास की समाप्ति होती है। सर अब मैं बस एक ही सजेशन रहेगा, इसके बाद जो वर्जन आएगा 2.0, सर सिर्फ रिवीजन, इतना तो समझाऊंगा ही नहीं सर, मैं मात्र 10 से 15 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा पेपर से पहले। बस शर्त क्या होगी, आपको ये वीडियो देखी होनी चाहिए। सर अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स 2 पेज के हैं, और मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देता हूं जो आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ये देखिएगा, बिल्कुल 2 पेज के हमारे प्रस्तावना के नोट्स रहेंगे। सब कुछ जैसा मैंने पढ़ाया वैसा ही है, बस आपको इनको प्रिंट कर लेना है और 2 पेज से आपके क्वेश्चन कंफर्म है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो। ये आपके इस तरीके से सिर्फ 2 पेज के नोट्स हैं। टेलीग्राम में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से पढ़ लीजिए और अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू आएंगी। जो आपका सुझाव हो, हमने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।